नमस्कार दोस्तों, मंथनोलॉजी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जब दो देशों के बीच दशकों पुराना कोई समझौता ठहराव पर आ जाता है तो उसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बदलते वैश्विक हालात और प्रकृति के संकेत भी होते हैं। एक ऐसा समझौता जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक कई युद्धों और तनावों को झेला, लेकिन आज वह एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। ऐसा क्या हुआ है कि अब इसके वजूद पर ही पुनर्विचार की जरूरत आ पड़ी है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच के एक बेहद संवेदनशील, ऐतिहासिक और भौगोलिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो आज के वैश्विक गलियारों की सबसे बड़ी सुर्खी है। दोस्तों, 21 जुलाई 2026 के प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू में एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई 2026 को भारत सरकार के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने नई दिल्ली में पत्रकारों को एक आधिकारिक ब्रीफिंग दी। सरकार के इन वरिष्ठ सूत्रों ने घोषणा की है कि सिंधु जल समझौता इंडस वाटर्स ट्रीटी अपने मौजूदा स्वरूप में अब आगे चालू या क्रियाशील नहीं रहेगा, will not remain operational in its present form। दोस्तों, यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया का भूगोल और कूटनीति बदलने वाला एक बहुत बड़ा नीतिगत मोड़ है। तो चलिए इस पूरे नदी तंत्र, इसके इतिहास, भौगोलिक सफर, दोनों देशों की परियोजनाओं और विवादों को हम बिल्कुल शुरुआत से समय क्रम के अनुसार समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह समझौता वजूद में क्यों आया और इसकी ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को देखना होगा। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जमीन पर सरहदें तो खींच दी गईं, लेकिन नदियों को नहीं बांटा जा सका। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। सरल शब्दों में कहें तो यह एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसके तहत यह तय हुआ था कि जब तक पानी के बंटवारे का कोई स्थायी कानूनी हल नहीं निकल जाता, तब तक पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाली नहरों में पानी की सप्लाई ठीक उसी तरह जारी रखी जाएगी जैसे आजादी से पहले अविभाजित पंजाब में चलती थी। लेकिन 1 अप्रैल 1948 को जैसे ही इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की मियाद खत्म हुई, पूर्वी पंजाब, भारत ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान जाने वाली नहरों का पानी रोक दिया। इस भौगोलिक संकट से दोनों मुल्कों को समझ आ गया कि अब अस्थायी व्यवस्थाओं से काम नहीं चलेगा और पानी के लिए एक स्थायी कानूनी ढांचा बनाना अनिवार्य है। इसलिए साल 1951 में अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने एक बहुत व्यावहारिक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस विवाद को राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय इंजीनियर्स और तकनीकी नजरिए से सुलझाया जाना चाहिए। इसी विचार को आधार बनाकर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता शुरू की, जो लगभग 1 दशक तक चली। लंबी तकनीकी और कानूनी वार्ताओं के बाद आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में इस ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें सिंधु नदी तंत्र का संपूर्ण भौगोलिक सफर एवं इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। भूगोल के दृष्टिकोण से इस तंत्र की 6 नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसके उत्तरी भाग में सिंधु, झेलम और चिनाब है, जबकि दक्षिणी भाग में रावी, ब्यास और सतलुज है। आइए प्रत्येक नदी का भारत और पाकिस्तान में प्रांतीय सफर और उन पर बनी दोनों देशों की परियोजनाओं का क्रमानुसार अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। इसका उद्गम तिब्बत, चीन में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से होता है। भारत में यह लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती है और लेह व कारगिल जिलों से बहती हुई बटालिक सीमा से बाहर निकलती है।
इसके बाद यह पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत से गुजरते हुए कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। भारत ने इस पर लद्दाख के लेह जिले में निम्मू बाजगो पनबिजली परियोजना बनाई है। वहीं पाकिस्तान ने इस पर खैबर पख्तूनख्वा में तरबेला बांध और गिलगित बाल्टिस्तान में दियामेर भाषा बांध बनाया है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। अब बात करते हैं झेलम नदी की। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पीर पंजाल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित वेरीनाग झरने से होता है। भारत में यह श्रीनगर और प्रसिद्ध वुलर झील से गुजरते हुए बारामूला व उरी सीमा तक बहती है। इसके बाद यह आज़ाद कश्मीर (POK) में प्रवेश कर मुजफ्फराबाद होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के त्रिम्मू तक जाती है, जहां यह चिनाब में मिल जाती है। भारत ने इसकी सहायक नदी पर बांदीपोरा जिले में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बारामूला में उरी परियोजना बनाई है। पाकिस्तान ने इस पर मीरपुर (POK) में मंगला बांध और नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कृष्णसर झील से निकलने वाली किशनगंगा नदी जब नियंत्रण रेखा (LOC) पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में जाती है, तो पाकिस्तान में इसका नाम बदलकर नीलम नदी रख दिया जाता है, जो आगे चलकर मुजफ्फराबाद के पास मुख्य झेलम नदी में मिल जाती है। अगर चिनाब नदी की बात करें तो यह जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे के पास से निकलने वाली दो नदियों चंद्रा और भागा के संगम तांडी से होता है। भारत में यह हिमाचल के चंबा और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा और रियासी जिलों से बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट से प्रवेश कर आगे बढ़ती है। भारत ने इस पर किश्तवाड़ जिले में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दुल्हस्ती परियोजना बनाई है, जबकि रियासी जिले में सलाह बांध क्रियाशील है। पाकिस्तान ने इस पर सियालकोट में मराला हेडवर्क्स बनाया है। अब बात करते हैं रावी नदी की। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास बड़ा भंगाल क्षेत्र से होता है। भारत में यह चंबा से गुजरते हुए पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों से भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश कर चिनाब में मिल जाती है। संधि के तहत इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है और भारत ने पंजाब के पठानकोट में रणजीत सागर बांध थीम डैम बनाया है। पाकिस्तान ने इस पर बलोकी हेडवर्क्स का निर्माण किया है। अब बात करते हैं ब्यास नदी की, जो कि पूर्णतः भारतीय नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से होता है। यह हिमाचल के कुल्लू, मंडी और कांगड़ा से बहती हुई पंजाब के कपूरथला के पास हरिके पट्टन नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है और पूरी तरह भारतीय भौगोलिक सीमा के भीतर ही समाप्त हो जाती है। भारत ने इस पर हिमाचल प्रदेश में पोम बांध और पंडोह बांध बनाया है। पाकिस्तान में इस पर कोई परियोजना नहीं है। अगर सतलुज नदी की बात करें तो यह सबसे लंबी दक्षिणी कड़ी है। इसका उद्गम तिब्बत, चीन में मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल से होता है। यह हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और किन्नौर, शिमला, बिलासपुर से गुजरते हुए पंजाब के फिरोजपुर जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर से प्रवेश कर बहावलपुर के पंजनाद में बाकी नदियों से मिलकर अंततः सिंधु मुख्यधारा में विलीन हो जाती है। भारत ने इस पर देश का विशाल भाखड़ा नांगल बांध और नाफ्था झाकड़ी परियोजना बनाई है। वहीं पाकिस्तान ने इस पर सुलेमान की हेडवर्क्स और इस्लाम हेडवर्क्स का निर्माण किया है।
दोस्तों, इस संधि का 6 दशकों तक दोनों देशों के कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर क्या असर रहा, इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 जुलाई 2026 की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया था कि अगर भारत के नजरिए से इसके लाभ और हानि को देखा जाए तो 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज पर भारत को 100% संप्रभु नियंत्रण मिला, जिससे हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में हरित क्रांति और कृषि का अभूतपूर्व विकास हो सका। साथ ही युद्धों के बावजूद संधि का सम्मान करके भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी विश्वसनीय छवि बनाई। लेकिन सिंधु तंत्र का लगभग 80% पानी पाकिस्तान के पाले में चला गया और भौगोलिक रूप से ऊपरी हिस्से अपर राइपेरियन पर होने के बावजूद जम्मू कश्मीर अपनी ही धरती के पानी का सिंचाई और दीर्घकालिक स्टोरेज के लिए पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे उसका स्थानीय आर्थिक विकास सीमित रह गया। और अगर पाकिस्तान के नजरिए को देखें तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 20 जून 2026 को इस्लामाबाद के एक जल सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर इस संधि को पाकिस्तान की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया था। एक निचला तटवर्ती लोअर राइपेरियन देश होने के बावजूद उसे 3 विशाल नदियों के पानी की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी मिली हुई है, जिससे उसकी 90% सिंचाई और खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रहती है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा यह भौगोलिक असुरक्षा सताती रहती है कि इन सभी नदियों का मार्ग भारत के पहाड़ी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। दोस्तों, अब सबसे मुख्य मोड़ पर आते हैं कि आखिर 21 जुलाई 2026 की द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार इस संधि को बदलने पर क्यों अड़ गई है और दोनों मुल्कों की आधिकारिक आपत्तियां क्या हैं? तो इसके 3 ठोस कारण हैं। पहला, गंभीर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज। सरकारी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले 65 सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की दर और मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। नदियों का जल स्तर प्रभावित हुआ है, इसलिए 1960 के पुराने तकनीकी मापदंड आज की भौगोलिक हकीकत से मेल नहीं खाते। दूसरा, आतंकवाद और सुरक्षा परिस्थितियां। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने इस संधि को स्थगन अबेयंस पर डाल दिया था। सरकार के आधिकारिक सूत्रों का साफ कहना है कि कूटनीतिक विश्वास और सुरक्षा के अभाव में इतनी बड़ी प्राकृतिक संसाधन संधि को पुराने ढर्रे पर जारी नहीं रखा जा सकता। तीसरा, विवाद निवारण तंत्र का गतिरोध। भारत जब भी पश्चिमी नदियों पर पानी का बहाव रोके बिना कोई वैध पनबिजली परियोजना जैसे किशनगंगा या रतले प्रोजेक्ट शुरू करता है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में पहुंच जाता है। पाकिस्तान ने संधि के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही समय में तटस्थ विशेषज्ञ न्यूट्रल एक्सपर्ट और मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों समानांतर रास्तों का रुख कर लिया, जिससे यह कानूनी गतिरोध पैदा हुआ। अब इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि दोनों मुल्कों की आधिकारिक आपत्तियां क्या है। पहले भारत की पाकिस्तान पर आपत्ति की बात करते हैं। भारत का आधिकारिक स्टैंड है कि पाकिस्तान तकनीकी मुद्दों को जानबूझकर राजनीतिक रंग देता है। वह हमारे वैध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर बेवजह अड़ंगे लगाकर काम को सालों तक लटकाने की कोशिश करता है, जिससे भारत का भारी आर्थिक नुकसान होता है। भारत इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक अड़ंगेबाजी मानता है, जबकि पाकिस्तान की भारत पर आपत्ति यह है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के आधिकारिक बयानों के अनुसार पाकिस्तान को यह डर है कि भारत जो डैम्स जैसे बांदीपोरा में किशनगंगा या किश्तवाड़ में रतले प्रोजेक्ट बना रहा है, उनके तकनीकी डिजाइन के कारण भारत के पास पानी को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाएगी। उन्हें डर है कि भारत सूखे या बाढ़ के समय इसका इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है।
तो दोस्तों, आज के विश्लेषण का सार यह है कि इतिहास में लिखे गए नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकते। बदलती प्रकृति, भौगोलिक जरूरतें और सुरक्षात्मक परिस्थितियां किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में सुधार की मांग करती हैं। भारत सरकार का वर्तमान कड़ा रुख इसी नए दौर की कूटनीति को दर्शाता है। आज के इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इस संधि में पूरी तरह बदलाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।